टीचिंग एग्ज़ाम 2.0 के लिए अत्यंत ही आवश्यक बिहार जीके और करंट अफेयर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखिए इसको पूरा, और फिर आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स यहाँ ज़रूर ड्रॉप करें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कि भारत से टीबी उन्मूलन की भाई उसका सुधार हो जाए, उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए, भारत की बात कर लें चाहे बिहार की बात कर लें, ये लक्ष्य 2025 रखा गया है, ये लक्ष्य 2025 रखा गया है। और दुनिया से टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो कब रखा गया है, वो 2030 रखा गया है। मगर आपको ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, 2025 है। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक और बात याद रखेंगे कि जो 2025 ये जो लक्ष्य रखा गया था, ये 2018 में रखा गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात हमें याद रखनी है, सुन लीजिए, लिखा है मतलब क्या कहते हैं, ये लक्ष्य रखा गया था 1962 से, है ना, कि ये जो 1962 में ये लक्ष्य रखा गया है कि जो 6 नियंत्रण जो है, टीबी नियंत्रण है, इसको नियंत्रित किया जाए। तो ये लक्ष्य तब से रखा हुआ आ रहा है और अभी तक ये चल रहा है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मगर आपको 2018, 2025 ये याद रखना है और दुनिया का 2030 ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि जनवरी में 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता, तो सबसे पहले महाधिवक्ता कौन होते हैं? महाधिवक्ता को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो यहाँ पर बिहार की बात की गई है कि जनवरी 2023 हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बात की गई है। तो अटॉर्नी जनरल हम महाधिवक्ता को कहते हैं। क्या काम करते हैं ये? तो ये है ना, राज्य के सलाहकार होते हैं। किसके? कानून के सलाहकार। अब भाई राज्य में जितने भी लोग हैं तो क्या क्या कौन कौन सा कानून है उन्हें क्या पता, राजनेताओं को, है ना, तो वो तो किसकी सलाह लेंगे? महाधिवक्ता की सलाह लेंगे, है ना। तो ये कौन है यहाँ बिहार में? तो पी.के. शाही, है ना, पी.के. शाही जो हैं बिहार के महाधिवक्ता के रूप में ये नियुक्त किए गए थे जनवरी 2023 में। अच्छा, एक और बात यहाँ पर सुन लीजिए कि भारत के संविधान के भाग 6, है ना, भारत का संविधान का जो भाग है, हम यहाँ भाग 6 की बात कहेंगे, उसके अध्याय 2 की बात कहेंगे, और अनुच्छेद हम यहाँ पर 165 की बात करेंगे। तो उसमें एक चीज़ लिखी है, भाग 6 में एक चीज़ लिखी है। क्या चीज़ लिखी है? कि राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता का पद है, राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता का पद है। वो महाधिवक्ता कौन है? वो महाधिवक्ता राज्यों के जो सलाहकार हैं, कानून सलाहकार, उसका काम करेगा। तो बिहार के तो पी.के. शाही हैं, आप इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ हम बिहार जीके के लिए जुड़े हुए हैं। भारत के महाधिवक्ता कौन है? तो भारत के महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी हैं। भारत के महाधिवक्ता, भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी है, इस बात को भी याद रख लीजिए। और हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बिहार के कितने शहरी निकाय हैं? बिहार में कितने शहरी निकाय हैं? इन शहरी निकायों का काम क्या होता है? शहरी स्थानीय निकायों का काम क्या होता है? देखिए, शहर की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रखना, उसको अपडेट रखने का काम शहरी निकायों का होता है। तो 251 देखो, 151 होता है, 151 रुपये हम किसी को दान वगैरह करते हैं, मगर ये नहीं, ये वाली बात नहीं है। यहाँ पे 251 है, 151 नहीं, 251 शहरी निकाय, है ना। बिहार में शहरी निकायों की समग्र जिम्मेदारी है नगर विकास आवास विभाग की, है ना। तो ये वाली बात यहाँ शहरी निकायों में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हाल ही में किस नगर निगम ने, है ना, बिहार के हाल ही में किस नगर निगम में, और ये बात कैश फॉर वेस्ट, है ना, वेस्ट मटेरियल होता है जैसे हम फेंक देते हैं, मगर उसके लिए आपको मिलेंगे रुपये, कैश मिलेगा उसके लिए। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है? तो ये बात भाई पटना की है। बड़ा ही अच्छा का ये कार्यक्रम है, वेस्ट टू वेल्थ। तो भैया वेस्ट से हमें वेल्थ मिल रहा है, और वेल्थ तो ये आपको दिख ही रहा होगा, मगर वेस्ट से अगर वेल्थ मिल सकती है तो वेस्ट का जब सुधार हो जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों को हेल्थ भी मिल जाएगी, है ना, मेरे अकॉर्डिंग।
क्योंकि वेस्ट नहीं होगा तो हेल्थ मिलेगी, हेल्दी रहेंगे। क्यों हेल्दी रहेंगे? जब वेस्ट चीज़ होती है तो वो वेस्ट चीज़ नुकसानदायक ही होती है हर चीज़ के लिए, अर्थ के लिए भी है ना। तो पटना वेस्ट टू वेल्थ विषय पर काम करते हुए पटना नगर निगम में हाल ही में स्थापित मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये याद रखें, मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए क्या किया है? कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है। बिहार में कहाँ पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोलने की सरकार की योजना है? जीएसटी है ना। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है भाई? जीएसटी की फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। तो जीएसटी खोलने की जो योजना है ना, तो पटना में ये योजना यहाँ पे बनाई है पटना में। और इसमें क्या होगा? इसमें कुछ 4 सदस्य होंगे। ये सदस्य करेंगे क्या? जिसमें से 2 न्यायिक होंगे और 2 तकनीकी होंगे। तो भाई लोगों की जो जीएसटी से, टैक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ये काम करेंगे। तो भाई छोटे छोटे व्यापारी भी ऐसे होते हैं जिन पर जीएसटी लगता है और वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समस्याओं का सामने का निपटारा ये लोग करेंगे। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोलने की यहाँ बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड बहुत सारे को मिला है, मगर यहाँ हम जो बताने वाले हैं वो बिहार से है। तो 4 कलाकार हैं बिहार से जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो मिला है। और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने बिहार के सुमन कुमार, भरत सिंह, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक सहित देश के कुल 84 कलाकारों को 16 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इस जो सम्मान है संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया। तो देश के 84 और बिहार के 4, और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ याद रखें कि सितंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा, देखिए इसको याद रखिए, हमारा नेशनल करंट अफेयर भी है बिहार के साथ साथ, मगर क्योंकि बिहार में इसका ये हुआ है उद्घाटन, तो इसीलिए बिहार का तो है ही है और देश में भी है। तो लिखा है कि सितंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया गया है। भाई कपड़े धोने का व्यवस्था की गई है बिहार में, और वो जो सबसे बड़ी है देश में। 15 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल NMCH में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुरुआत की। और प्रतिदिन की क्षमता यहाँ पर 12 से 14 टन है। 12 से 14 टन लॉन्ड्री का काम यहाँ पे किए जाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीविका दीदी की रसोई। तो भाई एक दीदी है, उस दीदी का नाम है जीविका इसलिए क्योंकि ये जीवन देती है। अच्छा, जीवन हमें कहाँ से मिलता है? जब हमें खाना पीना मिलता है, तो खाने पीने से हमें जीवन मिलता है ना। तो जीविका दीदी की ये जो रसोई है, ये जीविका दीदी की रसोई नामक योजना, ये एक योजना है ना, का संबंध किस राज्य से है? तो जीविका दीदी की योजना, ये जो रसोई है, इस बिहार राज्य से है। और 4 सितंबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य को 2 मेडिकल कॉलेज को साथ 4 अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीजों के लिए, तो 2 मेडिकल कॉलेजों में, 4 अस्पतालों में ये जीविका दीदी की रसोई कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और बिहार में कुल जीविका दीदी की रसोई कितनी है? तो कुल जीविका दीदी की रसोई यहाँ पर 106 हैं और ये संचालित हो रही हैं, है ना, आराम से। तो जीविका दीदी की रसोई ये बिहार में, और ये याद रखिए। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह की जो योजनाएं हर एक राज्य में लागू होनी चाहिए, सिर्फ एक ही कारण से, और वो एक कारण ये है कि जब गाय का उत्थान होगा तो गाय का जो दूध है ना, वो सबको मिलेगा। और गाय का दूध 2 लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन 2 लोगों में एक तो बच्चे आते हैं,
है ना, और दूसरे बूढ़े आते हैं। क्यों ये बच्चे और जो बूढ़े हैं उनके लिए गाय का दूध ज़रूरी है? गाय के दूध में बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता, फैट बच्चों को भी नहीं चाहिए और बूढ़ों को भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पचाने में बड़ा टाइम लगता है ना। तो ये हमारा जो लिवर सिस्टम है, तो ये तो एक अलग बात है, ये मैंने अपनी बात आपको बताई है। मगर यहाँ देखिए कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व, ये एक योजना का नाम है कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व योजना का संबंध है। कहाँ से है? तो इस योजना का संबंध झारखंड से है। इस योजना में गौशाला में पशुओं को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रबंध करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये जो संविधान संशोधन है 106वां, राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2023 को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। तो ये याद रखना है कि 106वां ये क्या है? ये संविधान संशोधन है। 106वीं बार संविधान संशोधन हुआ है, तो ये जो संशोधन है वो 106वां है। और अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है, और संसद में 128वें संविधान संशोधन विधेयक, ये 128वां संविधान विधेयक है और संविधान संशोधन अधिनियम और विधेयक, ये दोनों याद रखिए कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है और 128वां संविधान ये संशोधन विधेयक है, सब है ना। तो इसके रूप में पेश किया गया था, और इसे ये है क्या कि इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी इसे जाना गया है। तो 106वां है ये कौन सा? संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 की ये 1/3 की मतलब जो तिहाई आरक्षण है उसका प्रबंध करता है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और देखिए ये पारित कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिए। विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है? तो देखो विधेयक होता है क्या कि किसी भी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप विधेयक है ना। अधिनियम से पहले कोई चीज़ जो होती है वो विधेयक होती है, विधेयक को हम बिल कहते हैं। और अधिनियम क्या है? एक विशिष्ट कानून है जो कुछ घोषित करने का काम करता है, जो कुछ क्या करता है? कुछ घोषित करने का काम करता है। तो ये 106वीं बार संविधान संशोधन हुआ है और 106वां है ये अधिनियम, है ना। तो इसका मतलब कानून बना के कुछ घोषित करने का काम कर दिया। और संसद में ये 128वां संशोधन विधेयक आया, तो मतलब इसका प्रस्ताव रखा गया। तो 128वां विधेयक है और 106वां अधिनियम है, ये याद रखें। कि नेक्स्ट लिखा है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल 82, हाँ ये और याद रखें इसके साथ कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं? तो कुल 82 महिलाएं हैं। और सांसद क्या कहते हैं? इसका मतलब ये है कि 15.2% हैं, और राज्यसभा में कुल 31 महिलाएं हैं, तो ये भी याद रखिए। तो वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिलाएं और राज्यसभा में कुल 31 महिलाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये एक महोत्सव है कि नुआखाई महोत्सव का संबंध है। नुआखाई जो महोत्सव है इसका संबंध है, तो कहाँ से है? उड़ीसा से है। और नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआखाई का मतलब होता है कि नया खाना। नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है, हर साल फसल आती है, और जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है ये। और यह महोत्सव पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड के सिमडेगा में विशेष महत्व रखता है। तो उड़ीसा और झारखंड में ये मनाए जाने वाला है, और उड़ीसा महत्वपूर्ण है इसके लिए, और सिमडेगा इनका जो झारखंड और उड़ीसा का ये सिमडेगा है वहाँ पर इसका विशेष महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था? तो वर्ड रिंगिंग, अब वर्ड मतलब पक्षी और रिंगिंग मतलब रिंग करना, है ना, रिंग बांधना। वर्ड को रिंग करेंगे, वर्ड को हम रिंग बांधेंगे। अच्छा, उस रिंग बांधने से क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसको करते हैं, फिर देखो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। भागलपुर,
तो भागलपुर में बिहार में ये स्थान है जहाँ पर बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। यह भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन है। अच्छा, 3 और हैं। तो इससे पहले तमिलनाडु में, राजस्थान में और उड़ीसा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। क्यों ये खोला गया है? देखिए, बर्ड बाहर से हमारे देश में आती हैं। जब बर्ड बाहर से हमारे देश में आती है या हमारी ही जो बर्ड हैं बाहर इधर उधर जाती हैं, तो बर्ड कितने दूर तक जाती हैं, कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उनका प्रजनन किस प्रकार है, संख्या उनकी किस तरह बढ़ रही है या घट रही है ना। तो ये सारी स्टडी करने के लिए बर्ड के पैरों में या उसकी गर्दन में एक रिंग यहाँ पे अटैच की जा रही है, और उस रिंग के थ्रू, उस अंगूठी कहते हैं ना रिंग को, रिंगिंग, तो उस रिंग के थ्रू क्या किया जाएगा, उस रिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी, मतलब अध्ययन किया जाएगा। तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध है। ऑपरेशन प्रहार, प्रहार करना, अटैक करना किसी पर। तो ऑपरेशन जो प्रहार है, अटैक करने का काम जो है शराबबंदी पर हुआ है। तो बिहार में शराबबंदी है और ऑपरेशन प्रहार नाम से ये जो योजना है ये आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट लिखा है कि सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति, सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर है, का निर्माण बिहार के किस जिले में होगा? तो सीता माता की ये सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण सीतामढ़ी में होगा। इसकी लागत 400 करोड़ रुपये बताई गई है। इसकी लागत जो है 400 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, कि इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन इसकी क्या है? तो इसकी टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार, आशीर्वादित बिहार या ब्लिसफुल बिहार। और 2005 पर्यटन विकास निगम की शुरुआत होती है, ये भी याद रखें। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला शुरू होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला है ये शुरू होता है। तो इसके बारे में है कि एशिया का सबसे बड़ा, और जो कार्तिक माह में ये शुरू होता है, कार्तिक माह में इसे शुरू किया जाता है। इसे हरिहर मेला भी कहा जाता है, हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी कहकर पुकारते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, पशु मेला सोनपुर का। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पशुधन आता है, और देखिए पशुधन का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो पशुओं के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और इसमें भी स्पेशली गायों के साथ। बिहार का प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर, ये कहाँ पर है? मंदागिरी मंदिर है ना। तो यह बांका में स्थित है। इसका संबंध 12वें जैन तीर्थकर भगवान पुण्य स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो महाबोधि बिहार 2012 में ये बनाया गया था, और नालंदा बौद्ध मठ 2016 में ये। तो ये यूनेस्को में ये शामिल हुए, यूनेस्को विश्व धरोहर में। एक तो महाबोधि बिहार ये 2002 में शामिल हुआ, और 2016 में नालंदा बौद्ध मठ शामिल हुआ, है ना। तो वर्तमान में, अब ये वर्तमान हम पूरे यूनेस्को की बात करें तो कुल 42 स्थल है यूनेस्को विश्व धरोहर में, इस सूची में शामिल हैं। अच्छा, ये याद रखो, 41वां कौन सा है? शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में है। और 42वां होयसल मंदिर है। और 40वां, तो 40, 41, 42 महत्वपूर्ण है, ये याद रखने। तो 40वां धौलागिरी है। पर बिहार का जी के हम पढ़ रहे हैं, तो बिहार के एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर, तो एक तो महाबोधि बिहार भी है, और नालंदा बौद्ध मठ भी है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है ना, एक ऐसा स्तूप जिससे सारे विश्व की शांति का प्रतीक है, तो राजगीर में है। तो राजगीर पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। राजगीर में
सतधरवा नामक 7 धाराओं से गर्म पानी भी निकलता है। और यहाँ पर एक स्तूप है जो सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है ये भी याद रखें। नेक्स्ट है कि विष्णुपद मंदिर गया जिले में फाल्गु नदी के तट पर है। एक और चीज़ याद रखें कि फाल्गु नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, विष्णुपद मंदिर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया। तो ये राजगीर की बात है। तो इसका मतलब हम जो अभी विश्व शांति स्तूप की बात कर रहे थे उसका निर्माण किसने करवाया, जापानियों ने करवाया। और रत्नागिर हिल पर स्थित है। इस स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं। ठीक है। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो वैसे तो देखिए सूर्य मंदिर ओडिशा कोणार्क में स्थित है, मगर यहाँ हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी एक सूर्य मंदिर है, देव नाम है। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव में है ना सूर्य मंदिर स्थित है और इसका मुख्य संबंध जैन धर्म से है। पटना हाई कोर्ट की शुरुआत कब हुई, कब मतलब स्थापना हुई? तो सन 1916 में, है ना। और ये हाई कोर्ट की स्थापना और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ये होती है कहाँ पर, 1917 में। तो दोनों चीज़ 16 और 17 याद रखेंगे। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? देखिए ये जो आंकड़े हैं 2011 के अकॉर्डिंग हैं मेरे पास, और अगर आप गूगल करके देखेंगे तो ये जितने भी दिए हुए हैं उसमें 2% ज़्यादा दिखाकर आपको दिखाएगा। तो ये जो मैं बता रही हूँ इसको भी आप देख लीजिए और अपने स्तर से जो है ये साक्षरता वाला भी देख लीजिए। तो ये 62% है टोटल साक्षरता दर, और जिसमें 38.54 ये 1991 में ये थी, है ना, 1900, तो इतनी कम थी तब। और आज जो है ये 62% 2011 में है। और पुरुष साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है वो जिला रोहतास है। रोहतास 73.4% यहाँ पर साक्षरता है। तो यहाँ पर इसी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी यहाँ जीके, बिहार जीके को, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारा है वो जल्द है और उसके लिए हमें ये जीके पढ़ना भी ज़रूरी है। कुछ सामान्य ज्ञान भी इसके साथ साथ मैं कंटिन्यू करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप बताएं, अपना कमेंट यहाँ ड्रॉप करें कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।